हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CGPCS मेंस के लिए पॉलिटी की जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ महत्वपूर्ण आयोग से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट जो है वो नीति आयोग है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो बेसिकली नीति आयोग है उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी, यानी इस संस्था का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुआ है बताइए? योजना आयोग के स्थान पर, जिसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो प्लानिंग कमीशन है उसको बेसिकली हटाकर उसके स्थान पर किसको लाया गया है? नीति आयोग को। देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का वो क्या है? देश के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करना, जो कि क्या है? सहभागिता पर आधारित है। जैसे देख लीजिए, अगर नीति आयोग का आपसे कोई पूछे कि नीति का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो याद रखिए नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा इसको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और याद रखिएगा कि इसकी बेसिकली अगर संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है, एक अध्यक्ष होता है नीति आयोग में, जो कि बेसिकली नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? आप लोगों को पता भी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो इन्हें बेसिकली भारत सरकार नियुक्त करता है, और ये जो है वो भारत सरकार के द्वारा ही चुने जाते हैं। फिर आते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसमें कि नीति आयोग के प्रशासनिक कार्य को संचालन इसमें किया जाता है। ये कोई ऑफिसर ग्रेड के लोग रहते हैं, ठीक है। फिर होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, पूर्णकालिक सदस्य, जिसको कि जो है वो एक विशेषज्ञों की समिति के द्वारा चुना जाता है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था के जो ज्ञाता हैं वो रहते हैं, या फिर मान लीजिए विज्ञान के ज्ञाता, किसी भी तकनीक या सामाजिक क्षेत्र के ज्ञाता, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जैसे जिसमें कि शिक्षाविद हो सकते हैं, कोई उद्योगपति हो गया, इस तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को लगता होगा नीति आयोग जो है वो क्या कार्य करती है, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग जो है वो बेसिकली नीति निर्माण में क्या करती है? हेल्प करती है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कहीं ना कहीं कुछ क्या करती है? कुछ इंपॉर्टेंट नीतियों को ये तैयार करती है। अगर बोल सके तो इस सहयोगात्मक संघवाद जो है उसको बढ़ाने में नीति आयोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, एक थिंक टैंक जो होता है ना, उसके लिए भी क्या कार्य करती है? नीति आयोग कार्य करती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो सरकार को तथ्य और आंकड़ों के आधार पर क्या करती है? सुझाव देती है, परामर्श देती है। ये सारे कार्य कौन करती है? नीति आयोग करती है। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग है उसका भी कार्य कौन करती है? नीति आयोग करती है। यानी कि कोई योजना कितना सफल हो रहा है या फिर नहीं सफल हो रहा है, कोई कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका क्या रेशियो है, ये सारी चीजों का जो ब्यौरा है वो नीति आयोग रखती है। याद रखिएगा, ये बेसिकली नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इनिशिएटिव भी है, जिसमें से डिजिटल इंडिया को आप बोल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया हो गया, या फिर अटल इनोवेशन मिशन हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो गया। ये सारी चीजें जो है वो नीति आयोग की पहले हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, ये सारी चीजें। तो अगर कंक्लूजन में बात करें तो देखिए, जो नीति आयोग है ना, याद रखिएगा कि वो भारत की नीति व्यवस्था में एक आधुनिक और परिवर्तनशील संस्था के रूप में है। यानी कि अगर बात किया जाए तो लचीलेपन, नवाचार और सहभागिता पर ये तो जोर देती ही है, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भारत को समावेशी, सतत और तीव्र गति से विकसित होने वाला राष्ट्र बनाना है। ये इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको मोटा मोटी जो नीति आयोग है वो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि थ्योरी पोर्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? योजना आयोग का जगह जो है वो नीति आयोग ने लिया था, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है, इसके कार्य कैसे हैं। सबसे पहले देखिए संरचना में आप लोगों को मैंने बताया कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और एक बात और याद रखिएगा कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो होते हैं अर्थशास्त्री। फिर देखिए, इसमें 4 से लेके 7 विशेषज्ञ भी होते हैं, जो कि डिफरेंट फील्ड से आते हैं। फिर उसके बाद सचिव जो होते हैं वो IS रैंक के अधिकारी होते हैं, नीति आयोग के सचिव। फिर उसके बाद प्रकृति कैसी है? तो विशेषज्ञ, केंद्रीय और सलाहकारी प्रकृति की है बेसिकली। और यानी कि बेसिकली बोला जाए तो जो नीति आयोग है तो उसका जो प्रवृत्ति है वो कैसा है? सलाहकारी, यानी परामर्शदात्री निकाय या फिर एक सलाहकारी बॉडी के रूप में यह
कार्य करती है। और इसके कार्यों की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि योजना का निर्माण करना, योजना की प्राथमिकता का निर्धारण करना, योजना के आकार का निर्धारण करना, राज्यों के आर्थिक अनुदान का निर्धारण करना, राज्यों में सार्वजनिक उद्यम की स्थापना के बारे में सलाह इत्यादि कार्य जो है वो नीति आयोग करती है। कुछ समस्याएं भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखिए क्या समस्याएं हैं कि संघ में शक्तियों का केंद्रीकरण और राज्य सूची के विषयों पर योजना का निर्माण हुआ। ये दोनों क्या है, इसकी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। देखिए अगर इसकी अन्य समस्याओं पर अगर जोर डालें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी समस्या तो है कि वित्तीय शक्तियों की कमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वित्तीय शक्तियों की कमी यानी लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। देखिए सबसे पहले ये याद रखिए कि जो नीति आयोग है ना, उसके पास कोई स्वतंत्र वित्तीय अधिकार ही नहीं है, यानी कि यह योजनाओं के लिए बजट को आवंटित नहीं कर सकता, जबकि यह योजना आयोग यह जो है वो कार्य करता था। लेकिन जब से यह नीति आयोग बना है तो उसके पास वित्तीय पावर जो थे वो क्या कर लिए गए, हटा लिए गए। फिर उसके बाद निष्पादन की शक्ति का अभाव इसमें किया गया है नीति आयोग में, यानी कि बोल सकते हैं कि नीति आयोग केवल अब क्या है, सलाहकारी संस्था। ये केवल परामर्श दे सकती है लेकिन पावर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं निष्पादित पावर को नहीं कर सकती है, यानी कि केंद्र या राज्य सरकारें इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं, इस बात को भी याद रखना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो नीति आयोग है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें राज्यों की जो भागीदारी है, राज्यों की भागीदारी कैसी है, सीमित है। राज्यों की भागीदारी कैसी है, सीमित है, या बोल सकते हैं कम है। यानी कि सहयोगात्मक संघवाद का अभाव जो है वो नीति आयोग में बेसिकली देखने को मिलता है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि सहयोगात्मक संघवाद क्या होता है। देखिए सहयोगात्मक संघवाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई भी ऐसी योजना जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर उसमें कहीं ना कहीं सुदृढ़ता ला रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सहयोगात्मक संघवाद के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। देखिए डाटा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जो प्रस्तुत आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं या उसकी सटीकता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए मोटा मोटी अगर हम कंक्लूजन पर आए तो नीति आयोग बेसिकली एक आधुनिक सोच वाली संस्था तो है, लेकिन इसको प्रभावी और अधिक अगर बनाना है तो इसमें कहीं ना कहीं वित्तीय अधिकारों का विस्तार करना पड़ेगा। देखिए कई बार आप लोगों के क्वेश्चन में इस तरीके की सलाह जो है वो पूछ ली जाती है कि नीति आयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपने हिसाब से क्या करना है, सलाह देना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे 2-4 पॉइंट नहीं होंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेगा। ये काफी आपके आंसर को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग टच देगा कि वित्तीय अधिकारों का विस्तार जो है वो नीति आयोग में किया जाना चाहिए। तो जब आप ऐसे पॉइंट ऐड करेंगे तो बेसिकली एग्जामिनर को भी लगेगा कि अगले जो इंसान है या फिर अगला जो स्टूडेंट है उसकी कॉपी ऐसी है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट वाला जो है सोच रखता है, तभी वो जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग अपना पक्ष रख रहा है कि नीति आयोग को भी वित्तीय अधिकार देने चाहिए थोड़े मात्रा में, ठीक है। और राज्यों की भागीदारी भी इसमें क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि क्या हो, सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा मिले। एज इट इज इसी तरीके का पॉइंट लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग फेक फेक के कुछ भी लिख रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट लिखना है और बहुत सटीक लिखना है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है नीति आयोग में बेसिकली संघ सरकार के 4 मंत्रियों को मनोनीत किया जाएगा। इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर होंगे और कुछ स्थायी मेंबर होंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था। फिर देखिए प्रधानमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष कौन होंगे, कोई ऐसे अर्थशास्त्री जो बेसिकली IAS रैंक के होंगे। फिर देखिए शासकीय परिषद यानी कि यह कहीं ना कहीं गवर्निंग काउंसिल जो है ये भी मतलब इसका जो बेसिकली पार्ट है। फिर इसका और पार्ट है क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल। आगे कार्य देखिए, कार्य में लिखा है फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि नीति आयोग केंद्रीय संस्था न होकर क्या है, संघीय संस्था बन गई है, जिसमें कि राज्यों की समानांतर भूमिका को स्वीकार किया गया है, जो कि संघवाद की पावर शेयरिंग की धारणा के अनुकूल है। याद रखिएगा इस बात को, पावर शेयरिंग की धारणा के अनुकूल है मतलब कि बेसिकली संघवाद में ऐसा बोला गया है ना, भारतीय संघ में क्या कहा गया है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पावर है वो क्या होंगे, विभाजित होंगे केंद्र और राज्य दोनों में।
फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण राष्ट्र में मुख्यमंत्रियों के समान भूमिका के कारण योजना का स्वाभाविक विकेंद्रीकरण हो गया है और योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका जो है वो प्राथमिक हो गई है। इसीलिए गरीबी निवारण के लिए निर्मित टास्क फोर्स का प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री को बनाया गया है। नीति आयोग एक विशेष संस्था है। क्या है? नीति आयोग क्या है? एक विशेषज्ञ संस्था है। यानी कि आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया कि जो इसकी संरचना है नीति आयोग की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है वो इस संस्था से बिलोंग करते हैं। और फिर देखिए यह सलाहकारी भी है, यानी कि यह क्या करती है? केवल सलाह देने का कार्य करती है। यह इसकी जो सलाह है वो किसी पर बाध्यकारी नहीं होती है। जिसकी वित्त के आवंटन में कोई भूमिका नहीं होगी। वित्त के आवंटन का जो कार्य है वो वित्त आयोग को दिया गया है। अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है कि नीति आयोग के द्वारा सहकारी संघवाद को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है और नीति आयोग की सलाह के आधार पर ही केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजनाओं में जो बेसिकली है वो कटौती की जा रही है। देखिए प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन लिखा गया है कि संघवाद से संबंधित निम्नलिखित सही विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि यह शक्ति साझेदारी की संकल्पना पर आधारित विचार है। फिर देखिए संघ सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। फिर है संघीय व्यवस्था में एकात्मक प्रकृति विद्यमान हो सकती है। फिर है आपातकाल के दौरान संघ की मूल व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो संभव है। तो उसमें सबसे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघवाद में बेसिकली यह बोला गया है कि यह शक्ति साझेदारी की संकल्पना पर आधारित एक महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि संघवाद में ये बात साफ साफ कही गई है कि जो शक्ति है यानी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राज्य एवं केंद्र दोनों में होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था से संबंधित विवाद के समाधान के लिए न्यायपालिका किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो बताइए न्यायपालिका ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत, दूसरा है कि सार तत्व का सिद्धांत, तीसरा है भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत, संविधान की आत्मा का सिद्धांत। और चारों ही मैंने आपको पिछले क्लासेस में सारी चीजें पढ़ा दी थी। ठीक है, तो बताइए कि संघीय व्यवस्था से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए न्यायपालिका ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो याद रखिएगा सार तत्व का सिद्धांत, इस बात को याद रखिएगा। और यह पिथ एवं सब्सटेंस का जो सिद्धांत है वो मैंने आप लोगों को बताया है, पिछले क्लास में बताया है, इसलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सिद्धांत जो है सार तत्व का सिद्धांत वह क्या कहता है, कमेंट में मुझे बताइए। आगे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन विवादों को संघीय विवाद माना जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, संघ एवं राज्य के बीच विवाद, फिर है राज्यों के बीच विवाद, संघ एवं अनेक राज्यों के बीच विवाद, संघ व दो या दो से अधिक विवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। याद रखिएगा ये सारे ही संघीय विवाद के अंतर्गत आएंगे। फिर देखिए क्या लिखा है कि संघ से संबंधित मुद्दे। तो पहला पॉइंट है कि संघ राज्य के बीच सहकारिता। तो याद रखिएगा कि संघ राज्य के बीच सहकारिता बेसिकली एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो आपस में सहयोग और समन्वय से क्या करती हैं? कार्य करती हैं। सहकारिता का अर्थ ही होता है मिलजुल कर कार्य करना, आपस में सहयोग और समन्वय से कार्य करना। याद रखिएगा क्यों ये लोग मिलकर कार्य करती हैं? ताकि क्या हो सके, समाज का जो है हमारे राष्ट्र का वो समग्र रूप से विकास हो सके और प्रशासन में भी प्रभावशीलता जो है वो लाई जा सके। देखिए अगर बेसिकली संघ राज्य के बीच सहकारिता की बात की जाए तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो जीएसटी परिषद है यानी जीएसटी काउंसिल है उसमें बेसिकली इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो जीएसटी परिषद है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच मिलजुल कर एक साझा प्रणाली जो है वो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें निर्णय लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में। उसके पश्चात आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा कि केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। बेसिकली अगर बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि जो टीका है, जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार जो है वो दे रही थी, लेकिन उसे लगवाने का जो कार्य है वह राज्यों को सौंपा गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य जो है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया था, जिस वजह से ही क्या हो गया, सभी को सही मतलब कि उचित समय के अनुसार जो है वो टीके लगवाए जा सके। इसके अतिरिक्त अगर आप समझे संघ राज्य के बीच सहकारिता का उदाहरण, तो जैसे कि आप लोगों ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम सुना होगा, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी जो बेसिकली है वह केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से हो रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जो पिछड़े जिले हैं उसको क्या कर रहे हैं, तेजी से विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।
देखिए सेकंड वाला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है राज्यों की स्वायत्तता की मांग। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली राज्यों की स्वायत्तता की मांग जो है वो ऑलवेज ऐसा होता है कि उठते ही रहती है। यानी कि यह इसका जो संबंध है स्वायत्तता की मांग की, वो कहीं ना कहीं राज्यों के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता या फिर उनके निर्णय लेने की जो क्षमता है उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए स्वायत्तता का जो अर्थ होता है ना, स्वायत्तता, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा ऑटोनोमस कॉलेज, यानी कि वो कॉलेज जो है वो अपने जो है निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ऑटोनॉमी का जो अर्थ होता है वो होता है कि स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यानी कि राज्यों की स्वायत्तता की मांग का अभिप्राय ये हो जाता है कि राज्य सरकारें चाहती हैं कि उन्हें अधिक वित्तीय, प्रशासनिक या फिर वित्तीय अधिकार मिले, केंद्र सरकार की दखल अंदाजी जो है वो कम हो या फिर वे क्षेत्रीय हो भी, तो बेसिकली स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? वो अपनी योजनाएं बना सके। अब देखिए यहाँ पर आपको नया जो है एक वर्ड मिलेगा, राजकोषीय संघवाद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल, नोट कर लीजिए, फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म। पता है आपको क्या होता है? देखिए बेसिकली भारत के संघीय ढांचे का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या करता है? जो रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू और जो उसका व्यय होता है, यानी कि राजस्व और व्यय के विभाजन और उसके संतुलन से संबंधित है। यानी कि सरल शब्दों में अगर इसको मैं बताऊं तो जो राजकोषीय संघवाद है उसका जो मीनिंग होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से हो और जो प्रबंधन है वो भी क्या हो? सही तरीके से हो। इसको कहीं ना कहीं बोलते हैं राजकोषीय संघवाद, क्योंकि दोनों स्तर की जो सरकारें हैं वो कर वसूलती है, ऑब्वियस सी बात है, खर्च करती है, विकास के लिए वित्तीय सहयोग भी करती है। तो ये राजकोषीय संघवाद कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकार, जिम्मेदारी और संसाधन जो है, जो नीति है, वो क्या होते हैं? संविधान या किसी भी इंपॉर्टेंट नीति या कानून के तहत निर्धारित कर दिए जाते हैं पहले से। इसी को बोलते हैं राजकोषीय संघवाद। अब देखिए अगला है नृजातीय संघवाद, जिसे विषम संघवाद भी कहते हैं। बेसिकली जो एथनिक फेडरलिज्म है, नृजातीय संघवाद को क्या बोलते हैं? एथनिक फेडरलिज्म। बेसिकली एक प्रकार की ऐसी संघीय शासन प्रणाली है, याद रखिएगा, जिसमें कि राज्यों या फिर प्रशासनिक इकाइयों का जो विभाजन होता है वो नृजातीय पहचान यानी उनकी आइडेंटिटी के आधार पर किया जाता है, जिसका मेन एम जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वो विभिन्न जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को क्या देना है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता देना है, ताकि क्या कर सके? वे अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक अधिकारों की रक्षा कर सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।